स्टूडेंट्स, प्रस्तुत ई लेक्चर मुद्रा के परिमाण सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का भाग 3 या पार्ट 3 है। भाग 1 में हमने सिद्धांत की मुख्य बातों के बारे में देखा था, उसके महत्व के बारे में देखा था। भाग 2 में हमने फिशर के समीकरण का अध्ययन किया था, उसे समझा था। भाग 3 में हम फिशर के समीकरण की मान्यताएं व आलोचनाएं विषयक अध्ययन करेंगे। फिशर के समीकरण की एक बार हम पुनर्अवलोकन कर लेते हैं, उसकी व्याख्या कर लेते हैं। फिशर के समीकरण को हमने देखा था PT = mv प्लस m डैश v डैश। इसमें एक तरफ मुद्रा की पूर्ति है mv प्लस m डैश v डैश और दूसरी तरफ मुद्रा की मांग PT है। अर्थात संतुलन में मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की मांग होती है और इसलिए ये हमें प्राप्त हो जाती है इक्वेशन या समीकरण PT = mv प्लस m डैश v डैश। इससे हम P की गणना कर सकते हैं। यदि हम T को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था, और P ज्ञात हो जाएगा mv प्लस m डैश v डैश अपॉन T। मुद्रा का मूल्य P का विलोम होता है या कीमत स्तर का विलोम होता है, तो मुद्रा का मूल्य 1/P = T अपॉन mv प्लस m डैश v डैश होगा। इस तरह से फिशर ने उपर्युक्त समीकरण दिया और इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि कीमत और मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। यह अल्पकाल में लागू होता है जब v डैश तथा t स्थिर रहते हैं तथा m और m डैश में एक निश्चित अपरिवर्तनीय अनुपात बना रहता है। मतलब जो आपकी m है या रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड मुद्रा की मात्रा है, उससे साख मुद्रा m डैश का अनुपात स्थिर रहता है। अतः m में ही परिवर्तन सामान्य मूल्य में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देता है और m डैश को स्थिर मान लिया जाता है। तो इसमें एक तरह से स्थिर, अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता लेकर चलता है ये, जिसमें v डैश t m डैश ये सभी स्थिर रहते हैं। फिशर ने अपने समीकरण में जो मान्यताएं ली थी, अब हम उनका विश्लेषण करते हैं कि क्या क्या मान्यताएं उन्होंने ली थी। पहली मान्यता, कीमत स्तर P एक निष्क्रिय घटक है। इसका क्या तात्पर्य है? घटक क्या होता है? घटक या फैक्टर कारण बनता है। जैसे P किसी में परिवर्तन अगर लाता है तो वो सक्रिय घटक होगा, और P यदि किसी में परिवर्तन नहीं लाता है तो निष्क्रिय घटक होगा। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम काम में ले रहे हैं वो क्या क्या हैं? P, M, M डैश, V डैश और T। तो P के अलावा कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? P के अलावा हमारे पास है M, M डैश, V डैश और T। P एक निष्क्रिय घटक है का तात्पर्य है कि P इन सब वेरिएबल्स को या इन सब चर मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है और यह सिर्फ उनसे प्रभावित होता है। ये मान्यता लेकर चले फिशर, अर्थात यह अन्य घटकों से निर्धारित होता है लेकिन स्वयं उनको निर्धारित नहीं करता। फिशर के शब्द अगर हम देखें तो फिशर ने लिखा है, विनिमय समीकरण में मूल्य स्तर सामान्यतः एक नितांत निष्क्रिय घटक है। यह पूर्ण रूप से अन्य घटकों द्वारा नियंत्रित होता है लेकिन स्वयं इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी मान्यता, साख मुद्रा या m डैश कानूनी मुद्रा m के एक निश्चित अनुपात का फलन है। फिशर के शब्द देखें हम इसके अंदर, उद्योग एवं सभ्यता की किन्हीं दी हुई परिस्थितियों में जमाओं मतलब बैंक जमाओं का प्रचलित मुद्रा से एक स्थिर एवं सामान्य अनुपात हुआ करता है। तो यहाँ पे जमाओं
के द्वारा m डैश निर्धारित हो रही है और प्रचलित मुद्रा m है। अतः साख मुद्रा को सम्मिलित करने से मुद्रा और मूल्यों के परिमाणात्मक संबंधों में सामान्यतः कोई विघ्न नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में फिशर साख मुद्रा m डैश को स्थिर मानते हैं, अर्थात m डैश p को प्रभावित नहीं कर रही है, कीमत स्तर को प्रभावित नहीं कर रही है, और m ही जो संबंध है इन दोनों के बीच के उनको निर्धारित कर रही है। तीसरा, m और m डैश स्थिर रहते हैं। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों का चलन गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, व्यापार की मात्रा t स्थिर रहती है। व्यापार की मात्रा भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित न होकर स्थिर रहती है। मतलब मुद्रा की मात्रा m जो है वो p को प्रभावित करता है पर t को प्रभावित नहीं करता और t स्थिर रहती है। क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का नकद लेन देन प्राकृतिक साधनों की मात्रा और तकनीकी दशाओं पर निर्भर होता है, मुद्रा की मात्रा पर निर्भर नहीं होता है। कितनी मात्रा में वस्तुओं का सौदा किया जाएगा या लेन देन किया जाएगा या ट्रांजैक्शन इंग्लिश में हम कहते हैं किया जाएगा, जो ट्रेड की जाएगी, ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, वो प्राकृतिक साधन कैसे अर्थव्यवस्था में उनकी मात्रा, तकनीकी दशा कैसी उनकी मात्रा, इन पे उत्पादन निर्भर करेगा और उत्पादन से टी प्रभावित होगा, न कि मुद्रा की मात्रा से। ये चौथी मान्यता है। पांचवी मान्यता, मुद्रा की पूर्ति को सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसीलिए m आपका स्थिर है। छठा, मुद्रा की मांग विनिमय के कार्य के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में यह मूल्य संग्रह का कार्य नहीं करती है। विनिमय के माध्यम के रूप में वो मानते हैं कि मुद्रा कार्य करती है, जबकि मुद्रा की मांग मूल्य संग्रह के लिए नहीं की जाती है, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सातवां, इसमें दीर्घ काल में मुद्रा व कीमतों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये सिद्धांत दीर्घ काल की मान्यता को लेकर चलता है। अब हम देखते हैं फिशर के समीकरण की क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं। यद्यपि प्रोफेसर फिशर ने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में मुद्रा की मांग और पूर्ति के यथासंभव सब घटकों को वैज्ञानिक समन्वय एवं विश्लेषण कर इस सिद्धांत को परिष्कृत रूप प्रदान किया है। जैसा हमने देखा था कि इनके पहले जो इकोनॉमिस्ट्स थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी सिद्धांत दिया था, पर परिष्कृत रूप में सिद्धांत फिशर के द्वारा ही दिया गया था। फिर भी आधुनिक अर्थशास्त्री इस सिद्धांत की सत्यता की और इसकी व्यावहारिक उपयोगिता की आलोचना करते हैं, बल्कि हम कहेंगे कटु आलोचना करते हैं, और उसके बदले में कैम्ब्रिज सिद्धांत दिया था जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना इसकी मान्यताओं से संबंधित है, इसीलिए हमने विस्तार से इसकी मान्यताओं को समझा, क्योंकि इस सबसे बड़ी, सबसे कटु आलोचना, सबसे प्रथम आलोचना जो हम पढ़ेंगे वो है अवास्तविक मान्यताएं। फिशर ने अपने समीकरण में कई अवास्तविक मान्यताओं को शामिल किया है। जो मान्यताएं हमने देखी थी अभी, वे अवास्तविक मान्यताएं मानी गई हैं आलोचकों के द्वारा। जैसे कीमत स्तर को एक निष्क्रिय तत्व माना है, मुद्रा की पूर्ति को सक्रिय तत्व माना है, व्यापारिक सौदों तथा मुद्रा की चलन गति या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को स्थिर माना है। इस तरह से व्यापार की मात्रा अल्पकाल में भी परिवर्तनशील होती है, ये मान्यता उनकी रही है, जिसकी वजह से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से व्यापार का विस्तार होता है, वस्तु विनिमय का स्थान द्रव्य विनिमय लेता है, व्यापारिक सौदों की मात्रा मुद्रा मूल्यों से भी प्रभावित होती है, जो फिशर शामिल नहीं करते हैं। जैसे मंदी काल में मूल्य गिरने से व्यापार घटता है तथा ऊंचे मूल्यों से व्यापार बढ़ता है। इसी प्रकार चलन वेग और मुद्रा की मात्रा में भी संबंध होता है, और इसलिए यह मानना कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है या ये स्थिर है, ये अव्यावहारिक एवं
त्रुटिपूर्ण है। इसी तरह से वास्तविक मुद्रा M और साख मुद्रा M' ये भी स्थिर नहीं रहते, इनका अनुपात भी स्थिर नहीं रहता है, इनकी चलन गति भी स्थिर नहीं रहती है। ये सब मान्यताएं जो ली गई हैं वे सभी त्रुटिपूर्ण बताई गई हैं। इसके बाद दूसरा प्रमुख पॉइंट आलोचना का है, वो है मुद्रा की पूर्ति को इसमें अधिक महत्व दिया गया है। इरविंग फिशर ने अपने सिद्धांत में मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया है। फिशर ने बताया कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमत स्तर परिवर्तित होता है, जबकि मुद्रा की मांग का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार फिशर केवल मुद्रा के पूर्ति पक्ष को अधिक महत्व देते हैं, जबकि वास्तविकता से ये दूर दूर तक वास्ता नहीं है, इसका ये वास्तविकता के निकट नहीं है। तीसरा बिंदु है कीमत को निष्क्रिय मानना। जैसा अभी हमने देखा था, एक मान्यता ली गई है कि कीमत को निष्क्रिय माना गया है। कीमत प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता बल्कि प्रभावित होता है, जबकि असलियत इससे कुछ अलग है। असलियत में कीमत एक सक्रिय तत्व है। कीमत स्तर में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। कीमत स्तर में वृद्धि होने से उद्यमी के लाभ के स्तर में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व मानना गलत है। अगली जो आलोचना की गई है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता से संबंधित आलोचना की गई है। फिशर का परिमाण सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू होता है, परंतु प्रोफेसर केन्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है और यह सिद्धांत अपूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू नहीं होता है। इस प्रकार से अव्यावहारिक सिद्धांत ये दिखाई देता है। इसके बाद एक बिंदु है व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असफल रहा है। फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या नहीं करता है। व्यापार चक्रों को हम तब देखते हैं जब मंदी और तेजी की अवस्थाएं एक के बाद एक आती रहती हैं। मंदी और तेजी की अवस्था में मुद्रा की पूर्ति कीमत स्तर की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता है, क्योंकि यह व्यापारिक सौदों का आकार तथा मुद्रा की चलन गति को स्थिर मानकर चलता है, जबकि तेजी और मंदी की अवस्था में ये दोनों ही स्थिर नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार यह सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल है और इसलिए इसकी आधुनिक आर्थिक नीति निर्धारण और आर्थिक विकास में उपयोगिता संशयपूर्ण हो जाती है। अगले जो इसकी आलोचना की गई है कि यह सिद्धांत ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना करता है। इरविंग फिशर का सिद्धांत कीमतों पर ब्याज की दर के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से ब्याज की दर कम होती है। ब्याज की दर में कमी होने से निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने से आय तथा उत्पादन बढ़ता है। आय तथा उत्पादन बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ता है, परंतु फिशर ने मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में सीधा संबंध बताया तथा ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना की है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार ब्याज का दर उत्पादन आय को बढ़ाकर अंततः कीमत स्तर को बढ़ा देता है, जबकि मुद्रा की पूर्ति और कीमत के बीच में सीधा संबंध फिशर ने बताया है। ब्याज दर के प्रभाव को वो इसमें शामिल करने में असफल रहे हैं। अंत में अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव की फिशर ने जो अवहेलना की है उस बिंदु पर भी आलोचना की गई है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। कीमत स्तर को कई संस्थागत, राजनैतिक
अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी तथा मनोवैज्ञानिक तत्व प्रभावित करते हैं, परंतु फिशर ने इन सब तत्वों की अवहेलना की है। राजनीति जो है, राजनीतिक कारण अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों, विभिन्न संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, तकनीकी ज्ञान, इनोवेशंस, मनोवैज्ञानिक तत्व, मनुष्य की इच्छाएं, आवश्यकताएं, रुचियाँ, अधिमान, ये सभी तत्व हैं जो कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। फिशर ने इन सब तत्वों की अवहेलना की है। फिशर मानते हैं कि कीमत स्तर पर केवल मुद्रा की पूर्ति का ही प्रभाव पड़ता है। तो ये एक बहुत ही संकुचित सा दृष्टिकोण प्रतीत होता है और इस तरह से विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा फिशर के सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है। इसके अलावा इसको एक स्वयं सिद्ध सी बात की मुद्रा की पूर्ति इज इक्वल टू मुद्रा की मांग, इसमें कोई विशेषता दिखाई नहीं देती है। और ऐसी भी चीज़ें हैं जो छोटी चीज़ें हैं वो इसमें असंगतियों के तौर पर रहती हैं। जैसे इसमें मुद्रा की पूर्ति जो है वो समय बिंदु पर मापी जाती है, चलन वेग है वो एक फ्लो है, पीरियड ऑफ टाइम या समय अवधि पे मापा जाता है। तो ये इन दोनों को गुणा कर दिया है, एम और वी को गुणा कर दिया, एम डैश वी डैश कर दिया। तो ये टेक्निकल जो असंगतियां हैं समीकरण में, इनके लिए भी आलोचना की गई है। तो यहाँ पे हमने प्रमुख आलोचनाएं देखी जो एग्ज़ाम के हिसाब से आपके उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण है, और इन सबको आपको ध्यान में रखना है जब आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि फिशर के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप व्याख्या के साथ साथ व्याख्या मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से नहीं की है। वीडियो 2 के अंदर इस समीकरण के चित्र सहित जो व्याख्या की गई है वो भी व्याख्या लेंगे आप, और उसके अलावा मान्यताएं लेंगे, और मान्यताओं के अलावा ये आलोचनाएं लेंगे। तो ये आपका एक निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो जाएगा। इसके नोट्स बनाएं आप और प्रेषित करें मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। इसके आंसर लिखकर आप भेजें, जैसा मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है। PDF भी मैंने आपको पहले भेज रखे हैं। उनकी सहायता से और इन वीडियोस की सहायता से आप वो उत्तर तैयार करें। धन्यवाद।